चेहरा छुपा है लेकिन टीचिंग क्लियर है। वेलकम यू ऑल ऑन अकेडमिया प्रो 24। ये है आपकी केवीएस पीआरटी टायर 2 के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर में सिलेबस आने वाला है उसका एक कंप्लीट वीडियो कि आपको किन किन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करना है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप 80 टू 85% मार्क्स स्कोर सकें टायर 2 में, और आप इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट हो और फिर वहाँ से भी सिलेक्शन आपका इंश्योर हो और आपको क्या मिले, केंद्र विद्यालय संगठन में काम करने का मौका मिले। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या-क्या सिलेबस है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से अब आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि DSSB के एग्ज़ाम मोर देन 60 टू 70% अगर मैं बात करूँ शिफ्ट हो चुकी है। कुछ शिफ्ट बची है जिनका एग्ज़ाम्स 26 मार्च, 31 मार्च और 10 अप्रैल को होने वाला है। वो जैसे ही शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके पास सिर्फ एक ही मौका बचेगा जो है केंद्र विद्यालय संगठन में जॉब लेने का। अगर मैं बात करूँ केवीएस टायर 1 के रिज़ल्ट की, तो किसी भी दिन आपको टायर 1 का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। जिस भी दिन टायर 1 का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, केवीएस ज़्यादा टाइम नहीं देगा। संगठन क्या करेगा, आपको 30 टू 40 डेज़ में ही आपका एग्ज़ाम ले लेगा और चांसेस पूरे हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम है, वो कब हो? ये एग्ज़ाम है होगा आपका 1 मिनट। चांसेस पूरे हैं कि जो ये आपका एग्ज़ाम है वो मिड ऑफ अप्रैल हो जाएगा। तो अगर मैं एग्ज़ाम डेट की बात करूँ, तो ये एक प्रेडिक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सोर्स वगैरह से पता करके आपको बताया जा रहा है कि नहीं केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम्स इस टाइम पे होगा। जो एक्सपेक्टेड है, ये माना जा रहा है कि मिड अप्रैल, मिड अप्रैल आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन का टायर 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा। तो सभी को क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम के लिए क्या करनी है, पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है। मैं ये कहता हूँ जिन भी बच्चों का स्कोर 180 प्लस है, इसमें कि अपना जो टायर 1 स्कोर है, उन्होंने आंसर की देखी होगी, अपने रिस्पॉन्स चेक करे होंगे और उनको पता चल गया होगा कि उनके मार्क्स 180 हैं या नहीं है। 180 से कम भी कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगर मैं मैक्सिमम मान के चलूँ, जिन भी बच्चों का स्कोर 180 प्लस है, वो टायर 2 की प्रिपरेशन अपनी करें, वो रुके ना इस टाइम पे। अब उनको किन बातों का ध्यान रखना है, आपने बहुत देखा होगा कि सब्जेक्टिव पार्ट करो, सब्जेक्टिव जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है पेपर का, जो हमें लिखना है, उसको कैसे करेंगे। अब ये देखो कि अगर मैं बात करूँ 1 मिनट, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में 60 नंबर तो आपका किसका है? ऑब्जेक्टिव है। 60 नंबर किसका है आपका? ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यू आने हैं। तो क्या आप एमसीक्यू में 60 में से 60, 60 में से 55 ले आओगे? नहीं ला सकते ना। तो आपको इक्वली इस पे भी फोकस करना है कि आप इसमें से 60 में से मिनिमम 50 के आसपास या 50 के अराउंड तो स्कोर करो। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा पहली बार, तो जब फर्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा किसी को नहीं पता कहाँ से आ रहा है। बट एक चीज पता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एग्जाम कौन करा रहा है? सीबीएसई। और अगर सीबीएसई करा रही है तो सीबीएसई का आप जानते हो कि केवीएस में या फिर जो भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स हैं, वहाँ जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना मेनली, तो बोर्ड एग्जाम जो लैंग्वेजेस के होते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह के, इनमें पता रहता है कि हाँ कौन से किस टाइप के लेटर नोटिसेस आर्टिकल्स या फिर पैराग्राफ वगैरह आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस पेपर्स हैं जितने भी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के, तो उसमें जो राइटिंग पोर्शन है, कौन सा? राइटिंग पोर्शन। ठीक है, आपको राइटिंग पोर्शन वाला जो है उसको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। वहां से वहां के क्वेश्चंस देखने हैं। आपने देखे होंगे बोर्ड एग्जाम्स में वो पैराग्राफ भी देते हैं। पैराग्राफ देते हैं तो वहां से आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए उन पैराग्राफ को क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। आप एक बात बताओ, आप किसी इंस्टीट्यूट का बैच लेकर जो उन्होंने पैराग्राफ बनाए उनकी प्रैक्टिस करना चाहोगे, या फिर जो एजेंसी आपका एग्जाम ले रही है, अगर उसके ही कोई सोर्सेस पड़े हैं कि वहां से आप क्या करना चाहोगे, अपनी तैयारी करना चाहोगे, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। इस बार का जो एग्जाम हुआ है ना डीएसएसएसबी, उसने ये साबित जरूर कर दिया कि जितने लोगों ने अपने कोर्सेज आपने देखे होंगे बेचे होंगे, बहुत महंगे महंगे कोर्सेज
20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए लोग अपने एक-एक बैच में, एक-एक वैकेंसी के लिए क्या करते हैं? अर्न करते हैं। मैं ये नहीं करूँगा कि छापे, ठीक है? वो अपनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अर्न करते हैं। बट एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, इस बार का जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने सबने पार्ट बी पे पूरी फ़ोकस करी थी कि पार्ट बी में कहीं से भी आ जाए, मैं हर थ्योरी पढ़ लूँ, हर फैक्ट पढ़ लूँ। क्या ये पॉसिबल था? मेनली साइकोलॉजी में आपको अपने कंसेप्ट क्लियर रखने थे। अब फैक्चुअल नॉलेज तो बहुत है ना, आप कितना पढ़ोगे? आपको यहाँ पे पार्ट ए पे भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना था। बहुत सारे मतलब मैंने अलग-अलग चैनल्स अगर मैं बात करूँ, तो उन पे मतलब बच्चों के कमेंट ही यही है सबके कि पार्ट बी पर इतना फ़ोकस करवा दिया कि पार्ट ए क्या हो गया एकदम बेकार हो गया। तो आपको क्या करना है मेनली केवीएस के एग्ज़ाम में भी इस मैं कहूँगा दौर में नहीं फँसना है कि कहीं आप डिस्क्रिप्टिव या फिर मैं कहूँ सब्जेक्टिव पे इतना फ़ोकस करने लग जाओ कि अपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पेपर को ही इग्नोर कर दो। तो आपको इक्वली इम्पोर्टेंस किसका देना है? एमसीक्यू वाले पार्ट को भी देना है। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करती रहनी है। और मैं एक और बात कहूँगा, कंसेप्ट क्लियर रखने के बाद तुरंत प्रैक्टिस करो। आप दुनिया भर की थ्योरीज कंटेंट पढ़ के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ये याद रखना। जो मॉक में अच्छा परफॉर्म करता है लगातार, जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है ना, वो टाइम भी मैनेज कर पाता है और आराम से उसका पेपर भी निकल जाता है। इस बार का जो टायर वन एग्जाम हुआ था ना, ये टायर वन एग्जाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, उसने सबको एक बात समझा दी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आप पेपर को फिनिश ही नहीं कर सकते हो गिवन टाइम में। आप सोचो 100 क्वेश्चन दिए थे और 100 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दे रखा था? 120 मिनट। अब 2 घंटे होने के बावजूद अगर 100 क्वेश्चन नहीं, कितने 100 क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये क्या है? आपको सोचने पे मजबूर करता है कि दुनिया भर का कंटेंट पढ़ने से क्या सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। बहुत से लोग आएँगे, आपको देखेंगे कि कोर्स हमारा 2000, 2500, 3000, ₹1000 में कोर्स ले लो, आपको यहाँ से क्या मिलेंगे? सक्सेस रेट बहुत है, या 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 500 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 600 बच्चों का, ठीक है? आपने बहुत सारे आपने देखे होंगे कि हुक्स लाइन्स चलती हैं कि नहीं ऐसा करो, इस बार नौकरी आपकी हो जाएगी। क्या इस तरीके से होती है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन ऐसे होते ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ ना कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अरे वो स्ट्रैटेजी उसकी है, आपका सिलेक्शन आपकी खुद की स्ट्रैटेजी से होगा और आपकी खुद की स्ट्रैटेजी पता है क्या है? आप कितना टाइम सेल्फ स्टडी को देते हो। जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है ना उसमें मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रोल होता है सेल्फ स्टडी का। अरे आपके पास कंटेंट है, आप बस उसको खुद पढ़ो, खुद प्रैक्टिस करो। कोई दूसरा इंसान आपको क्या नहीं करवा देगा, आपको जॉब नहीं दिलवा सकता, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ये एक बात करूँ, आप इन चीज़ों से बाहर निकलो। आप क्या करते हो कमेंट कमेंट खेलते हो बहुत, हर जगह पे क्या कर रहे हो कमेंट कर रहे हो कि अरे सर आपने आपकी वज़ह से ये हो गया, आपकी वज़ह से ये हो गया, आपकी वज़ह से ये हो गया। क्या आपको आप खुद से ये पूछना, क्या किसी और की वज़ह से आपकी मेहनत हुई? वो आपकी वजह से हुई है। आपके घर वालों ने वो रिसोर्स दिया है, इसकी वजह से आपका वो सिलेक्शन हो रहा है, आप वो लर्निंग ले पा रहे हैं। आपका मेन काम क्या होना चाहिए कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फ़ोकस करो। इधर-उधर के चैनल्स के चक्कर में, कोर्स के चक्कर में अपना ना टाइम ज़ाया करो, ना ही उनको क्या बना दो, अपना आइडल बना दो। बहुत से लोगों को देखा है कि नहीं सर, आप क्या हो, आप ही की वजह से मेरा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो ऐसा होता ही नहीं है। वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है? एक तरीके से बोलूँ एजुकेशन आज के टाइम पे एजुकेशन क्या बन चुकी है? कंपनी। एजुकेशन मतलब क्या है? कंपनी है। और एजुकेशन में जितना मैं कहूँगा एजुकेशन का जो बिज़नेस है, जितना बड़ा है उससे बड़ा कोई है ही नहीं। सबसे ज़्यादा पैसे इस टाइम पे शिक्षा से लिए जा रहे हैं कि बस 2 पॉइंट बेचो और ₹1000 कमाओ। ये वाली चीज़ें चल रही हैं। तो आप सबसे पहले तो इन चीज़ों से बचिए और आपको करना क्या है, आपके पास सिलेबस है। सबसे पहले तो ना आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपको सिलेबस भी तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आ रही हैं। जब आपको यही नहीं पता है कि पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, आप बस लग गए हो कहीं पे भी मैथ्स पढ़ने, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने। अब ये देखो ना टॉपिक्स क्या आ रहे हैं। टॉपिक्स जब आपको टॉपिक्स के बारे में पता होगा ना कि ये होता क्या है, उसके बाद आपका उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए शुरू करते हैं ये। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इंग्लिश की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इंग्लिश की। इंग्लिश में जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन आएगा। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स
आपको कोई ना कोई पैराग्राफ देखने को मिलेगा, पैराग्राफ या आर्ट, मैं कहूँगा कोई भी एडिटोरियल देखने को मिल सकता है, आपको कोई पोएट्री देखने को मिलेगी, या कोई आपको प्रोज या पैराग्राफ टाइप का स्टोरी टाइप की देखने को मिलेगी। आप उस स्टोरी या फिर कोई आपको साइंटिफिक या लिटरेरी एक्सट्रैक्ट, आपने देखा होगा कभी कभी के पे क्या होता है, कोई साइंटिफिक रीजंस पे एक पैराग्राफ होता है, तो उसी को बोलते हैं साइंटिफिक एक्सट्रैक्ट, या कोई आपको लिटरेरी एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेगा। आप उनमें आपको क्या करना है, उसमें मेनली आपकी टेस्ट होती है समझ। सबसे पहले क्या आपकी टेस्ट होती है, कॉम्प्रिहेंशन, कि आप बिटवीन द लाइंस पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते हो। बिटवीन द लाइंस का अगर मैं मतलब की बात करूं, तो सिर्फ नहीं पैराग्राफ को ऑब्जर्व करा, जो आपको दिख रहा है वो समझ गए। वो जो कहना चाह रहा है ना, मेनली हर लाइंस जो आपको बताना चाह रही है, समझाना चाह रही है, क्या आप वो समझे। बिटवीन लाइन के बाद बात करूंगा इन्फरेंस, वोकैबुलरी, टोन क्या थी उस पैराग्राफ आर्टिकल एडिटोरियल की, उसमें कोई अ, मैं यहाँ पे एक मिनट क्लियर कर दूँ इसको, कोई रेटोरिकल डिवाइस या कोई लॉजिकल सीक्वेंस है या नहीं है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरी तो बेस्ट एडवाइस रहेगी कि सीबीएसई की वेबसाइट पे क्या करो, विजिट करो। उसमें बहुत सारे सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे, उसमें किसका निकालो, इंग्लिश का पेपर निकालो, उसमें जो भी 10th और 12th में क्या दिए, अनसीन पैसेज दे रखे हैं, पैराग्राफ दिए, उस पे क्वेश्चंस बने, उनकी प्रैक्टिस करो, उनको कंप्लीट करो। क्योंकि सीबीएसई ही पेपर बना रही है, तो उससे बढ़िया सोर्स कुछ है नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस चैनल पे भी मैं बात करूंगा, मैं वहीं से कंटेंट लाऊंगा कि हाँ आर्टिकल अगर लिखते हैं तो उसकी बॉडी क्या होती है, एक लेटर फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, एक इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है। अगर मैं एक लेटर लिखूं किसको, किसी में एडिटर को लिख रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस लेटर लिख रहा हूँ या जॉब एप्लीकेशंस लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मैं किस तरीके से चीजें करूंगा, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी क्या, कंप्लीट वीडियो आएगी। और ये प्रॉमिस भी है कि इस चैनल पे आपको केंद्रीय विद्यालय टायर 2 एग्जाम होने से पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर में जो जो चीजें आनी चाहिए, जो सीबीएसई पूछ सकता है आपसे कि आपको कैसे लिखना है, तो कंप्लीट गाइडेड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। आपको कहीं पे भी इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, सब सिखाया जाएगा कि लेटर में स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, उसकी एंड क्या होती है, उसका बीच का जो कंटेंट है, सब्जेक्ट किस तरीके का होता है, किस तरीके से रेफर करना है, सारी चीज़ें। और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या है, जिससे कि जितने भी मार्क्स हैं, वो आपको कंप्लीट मिले, आपका आधा नंबर भी छूटे ना। और आप यकीन मानिएगा, बहुत फेयर मार्किंग होगी। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव है तो फेयर मार्किंग नहीं होती। सीबीएसई का जो मतलब मैं कहूँ मार्किंग स्कीम की बात करूँ, तो वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसमें दिए होते हैं कि आसानी से आपको बता दिया जाता है, अगर बच्चे ने ये पॉइंट लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेंगे। तो आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो जो चीज़ करानी है, आपको डेली वीडियो वीडियो क्या होगी, वन बाय वन मिलने लगेगी। और एक और चीज़ का उसमें ध्यान रखेंगे, आपको, आप प्रैक्टिस करो मैथ्स रीजनिंग वगैरह, जो भी सब मैथ में रीजनिंग नहीं आ रही शायद, मैथमेटिक्स आ रही है, उसके अलावा मैं कहूँगा इसमें ईवीएस आ रहा है, तो इनकी प्रैक्टिस करो। आपको पास एनसीईआरटी होगी, 6th 7th 8th क्लास की, जो भी एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हो, या फिर आप उनके एमसीक्यूज क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो उन टॉपिक्स की, जिससे आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है 60 मार्क्स का वो भी तैयार हो। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप रोज क्या करो, रोज आप क्या करते हो, एक लेटर लिखना या फिर एक पैराग्राफ राइटिंग टाइप की इंग्लिश हिंदी में करना शुरू कर दो। इससे एक तो चीज क्या होगी कि आपके मसल मेमोरी बन जाएगी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपकी चीजें हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ राइटिंग एबिलिटी में, आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स लिखवाया जा सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर औपचारिक पत्र, जो कि हम किसी भी औपचारिक संस्था को लिखते हैं, मतलब किसी भी ऐसे वैसे लोग को नहीं, सीधे किनको लिखते हैं। जैसे अगर मैं स्कूल को लेटर लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ, किसी ऑफिस किसी गवर्नमेंट बॉडी को लिख रहा हूँ, तो क्या, तो ये सारे क्या होते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होते हैं, जो आप घर में अपने फ्रेंड को लिखते हो, आप घर में किसी रिलेटिव को लिख रहे हो, तो वो सारे अनौपचारिक या फिर इनफॉर्मल लेटर होते हैं। उसके अलावा बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशंस के लिए कैसे एप्लीकेशन दी जाती है, लेटर टू एडिटर बहुत फेमस होगा, जो आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा। एडिटर को कैसे, एक न्यूज़पेपर एडिटर को कैसे हम लेटर लिखें, वो कंप्लेन कैसे लिखी जाए,
पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन वीडियोज़ में समझाई जाएँगी। तो राइटिंग पोर्शन का एक-एक चीज़ आपको हर वीडियो में मिलेगी, मैक्सिमम 20 टू 25 वीडियोज़ में। जो 40 मार्क्स का है ना हिंदी, इंग्लिश वगैरह में जो भी चीज़ें आ सकती हैं राइटिंग के लिए, वो सारी चीज़ें आपको करा दी जाएगी। रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करें, एनालिटिकल रिपोर्ट होता है, नोटिसेस कैसे लिखे जाते हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, प्रेस रिलीजेस, ये सारी चीज़ें आपको समझाई भी जाएँगी और बताया भी जाएगा कि आपको पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, बीच का कंटेंट में आपको किन-किन चीज़ों पे फोकस करना है। ये सारा आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ग्रामर एंड यूसेज की बात करते हैं, तो ग्रामर एंड यूसेज में पार्ट ऑफ स्पीच, आप जानते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या हैं। सेंटेंस के टाइप पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता होना चाहिए, पैरेललिज्म, सेंटेंस कनेक्टर्स, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश में और बात करेंगे तो आपके टेंसेस आएँगे, उसके यूजेज, एक्टिव पैसिव वॉइस आता है, टेंसेस के सीक्वेंस आ सकते हैं, आप देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह टाइप में, रिपोर्टेड स्पीच आ सकती है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं क्लॉजेस की बात करूँ तो क्लॉजेस नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉजेस से क्वेश्चन पक्का आएगा। कॉमन एरर में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मॉडिफायर्स, ठीक है, उसके अलावा वर्ड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो ईच एंड एवरी टॉपिक आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एरर मतलब आपको एरर फाइंड करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पेपर में। हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपको पता होना चाहिए। आधुनिक साहित्य में कौन-कौन सी विधाएँ हैं वो आपको पता हो। कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है ये आपको क्या होनी चाहिए? पता। इसके साथ बात करें, आपको अनसीन पैसेज मतलब अपठित गद्यांश या पद्यांश देखने को मिलेंगे किसमें? पेपर में। जिस तरीके से आपको इंग्लिश में अनसीन मिलेगा, वैसे ही आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट जो बहुत फेमस मुहावरे या लोकोक्तियाँ हैं वो आपको, और एक और बात है कि इस बार ट्रिपल एसबी एग्जाम में संधि समास से तो इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत आई थी, मतलब एक पेपर में बात करूंगा 3 से 4 मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछी गई हैं। तो आपको मुहावरे वगैरह को इग्नोर नहीं करना है। केवीएस पीआरटी में क्या है, ज्यादा नहीं 50-60 मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत फेमस है, उन्हीं को बस क्या करना है, रीड करना है। बस एक बार आप रीड करके उसी से समझ में आ जाता है इसका मीनिंग क्या है। जैसे इंग्लिश में बात करी थी नाउन प्रोनाउन वगैरह की, इसी तरह हिंदी व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, वचन, उनका कैसे व्यावहारिक प्रयोग करते करा जाता है वो। गणित के पाठ्यक्रम अनुसार हिंदी में संख्याएं, ये पिछली बार भी केंद्रीय विद्यालय में ये चीज पूछी गई थी, इस बार भी संयुक्त अक्षर की पहचान, ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। वोकैबुलरी में बात करेंगे पर्यायवाची विलोम शब्द, उसके अलावा सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ प्रयोग, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वचन, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान ये आपको आनी चाहिए। शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, संधि, शुद्धवर्तनी, पर्यायवाची शब्द, ये ऐसी हर चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो जो सिलेबस में पॉइंट दिया है ना, उसको आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर मैं दूसरी बात करूँ मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, आपने ये देखा होगा कि अ, जो हमारा डीएसएसबी का एग्जाम होता है उसमें ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें मेंसुरेशन आता है मेनली। अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट वगैरह ये चीजें आती हैं, लेकिन ऐसे नहीं आता यहाँ पे ज्योमेट्री वगैरह नहीं पूछी जाती डीएसएसबी के एग्जाम में, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ज्योमेट्री पूछी जाएगी। तो शेप्स, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, एंगल्स वगैरह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लाइन्स एंड एंगल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नंबर्स की बात करूँगा, रैशनल इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये पता होना चाहिए। काउंटिंग एंड ऑपरेशन, हम किस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर मेंटल मैथमेटिक्स आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये देखने को मिलेगी। मेंटल अर्थमेटिक वही हो गई, आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया तो ये अर्थमेटिक है। आपको फ्रैक्शनल नंबर मतलब फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, मनी का कंसेप्ट आएगा, मेजरमेंट यूनिट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम से रिलेटेड या टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पैटर्न्स, एलसीएम, एचसीएफ, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, पैटर्न, पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज,
यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बात करी थी हमने लाइन्स एंड एंगल्स, सर्कल ट्रायंगल्स, तो ये सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं। आप देखोगे 9th और 10th की बुक में ये सारे टॉपिक्स दिए हैं। अगर आप 9 10th की एनसीईआरटी खत्म कर देते हो तो आपका वैसे ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है और इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस कंप्लीट। स्टैटिस्टिक, डाटा हैंडलिंग 10th क्लास में मीन मोड मीडियन टाइप की चीजें हैं, वो आप अगर कर लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी इस चैनल पे भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कॉमनली टीचिंग एग्जाम्स में जल्दी नहीं पूछा जाता, उनकी वीडियोस बनाई जाएगी। और साथ साथ में मैंने बोला सब्जेक्टिव की, तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स की आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है, और कैसे मतलब उसमें क्या कंटेंट पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल स्टडी की बात करेंगे तो 3rd to 5th की जो ईवीएस की बुक होती है वो तो आपको खत्म करनी है। जो एनसीईआरटी की बुक, उसमें 6 थीम्स थी ना, कितनी थीम्स थी, 6 थी। और 6 थीम क्या थी, एक तो फैमिली फ्रेंड्स वगैरह, उसके अलावा बात करूंगा हमारी थी ट्रैवल थी, फूड के अलावा वाटर था, वाटर के अलावा थिंग्स वी मेक वगैरह करके, इसके अलावा यहाँ पे थिंग्स वी मेक एंड डू, फूड शेल्टर वाटर ट्रैवल, उसके अलावा फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, ये थीम्स से ही क्वेश्चन बनेगा जो पिछली बार भी बने थे। तो आपको ये तो आपको 3rd to 5th की ईवीएस तो कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको वही टॉपिक करना है। जैसे ये टॉपिक दिया ना, फैमिली फ्रेंड एंड कम्युनिटीज, इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर आते हैं ना 3rd to 5th की ईवीएस में, उनको आपको कंप्लीट करना है। और कौन सी बुक से, लुकिंग अराउंड से, जो 3rd to 5th में पहले जो बुक यूज होती थी ईवीएस की, वहां से। नेचुरल रिसोर्स की बात करें, इन्वायरमेंटल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है, तो इसमें बात करेंगे कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, पॉलिटिक्स 6 to 8, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करेंगे, चैप्टर्स फाइंड आउट करके वीडियोस में बता दिया जाएगा कि हाँ आपको ये वाला चैप्टर इस टॉपिक के लिए पढ़ना है, तो उससे आपकी लर्निंग क्या हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी। 2 3 दिन में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब कौन कौन सी प्रोसेस होती है प्लांट में, जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए एनिमल्स में और या फिर ह्यूमन बींग्स में। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया प्लांट वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में डाइजेशन रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें होती हैं ह्यूमन बींग्स में, ये पता होना चाहिए। वेदर क्लाइमेट लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया, ये आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलती है, 6 to 8 क्लास से पढ़ना है। कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको जो हमारी की पॉलिटी की बुक होती है क्लास 6 7 8 की, वहाँ देखने को मिलेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है, गुप्त एरा के बारे में पढ़ना है। इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं, मैग्नेट मटेरियल और मेथड ऑफ सेपरेशन, ये साइंस के टॉपिक है। मैग्नेट मटेरियल मेथड ऑफ सेपरेशन किसके टॉपिक है, साइंस के, तो ये साइंस के बुक में आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैंने बोला कि आपको डायरेक्ट चैप्टर ही बता देंगे कि हाँ इस चैप्टर का ये क्या है, टॉपिक है, तो इससे क्या होगी, आपकी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी और आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी केंद्रीय विद्यालय के लिए। आर्ट एजुकेशन की बात करें तो आर्ट एजुकेशन में विजुअल आर्ट, लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ स्टेट्स के जो लोकल आर्ट फॉर्म है वो, ठीक है, उसके अलावा कलर पेपर क्राफ्ट सील एंड प्रिंट से रिलेटेड आर्ट एजुकेशन में चीज़ें पूछी जाएंगी। अपने डीएलएड में भी अगर मैं बात करूँ एनआईएस की जो सीरीज वगैरह है उसमें आर्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ा हुआ, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। डीएलएड की एनआईएस की जो बुक है वहाँ से भी आर्ट एजुकेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ सकते हो। फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन आएगी आप, या इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि आप क्या कर सकते हो, क्लास 11th 12th की फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की बुक होती है अगर मैं बात करूँ, तो आपको क्या करना है, 11th 12th की वो जो बुक्स हैं उन वहाँ से रेफर करके इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो। योगा के बारे में, फिजिकल और मोटर फिटनेस कैसे रखनी है, डाइट और हेल्थ, फर्स्ट एंड सेफ्टी के बारे में, स्पोर्ट्स के क्या एथिक्स होते हैं, और कौन कौन से स्किल्स जरूरी हैं किस किस में, बैडमिंटन में क्या जरूरी है, फुटबॉल में, कबड्डी में, हैंडबॉल में, खो खो में, क्रिकेट और हॉकी में, इनमें कितने प्लेयर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कोर्ट कितने का होता है, या फिर जहाँ पे खेला जाता है, उसके अलावा अगर कोर्ट की बात करूँ, ग्राउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें, जो नेट होती है उसकी हाइट कितनी होती है, ये सारी चीज़ें, और जो लोकल गेम्स हैं वेरियस स्टेट के वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एजुकेशन के बुक्स में मिल सकती हैं। अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी की हर किताब में हर एक टॉपिक क्या है, मिल सकता है आपको केवीएस टायर 2 का। तो इसको ढूंढ के आपको क्या करा जाएगा, एक तो बताया जाएगा, और बताने के साथ साथ सबसे जरूरी है कि इस टाइम पे ना आप सेल्फ स्टडी करो। जब आप खुद से कोई चीज़ ढूँढते हो ना, तो सीधी-सी बात है आपका कांसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। आपको मेहनत करनी है ना, आपके लिए कोई थोड़ी ना दूसरी मेहनत करेगा।
दूसरा मेहनत करेगा, तो आपको तो क्या होगा, थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर की चीज़ें समझ में आएँगी। तो आपको खुद मेहनत करनी है। आपको इस चैनल पे जितने भी मैं कहूँगा टॉपिक वाइज़ चैप्टर्स कहाँ-कहाँ से आने वाले हैं, इसके बारे में बता दिया जाएगा। और मेनली अगर मैं कहूँगा तो सीबीएसई के जितने भी 10th-12th के पेपर्स हैं, वहाँ से आप लैंग्वेजेस में जो राइटिंग पोर्शन है, अनसीन पैसेजेस हैं, उनको रेफ़र कर सकते हो कि उसी लेवल का, उसी के आस-पास का सीबीएसई क्या बनाने वाला है, अपना एग्ज़ाम उसने बना रखा होगा, मेरे हिसाब से तो बना रखा होगा, वही आपके पेपर में आएँगे। तो आपको इधर-उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मेनली अगर मैं बात कहूँगा कि डीएसएसबी का जो पेपर हुआ ना, उसमें सबको पता है क्या मिला है? एक रियलिटी चेक देखने को मिला यहाँ पे कि डी ट्रिपल एसबी में सबने पार्ट बी के लिए जोर लगा दिया, कोर्सेज़ बेचने में पार्ट बी ने ली। मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूँगा। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हाँ, उनका एजुकेशन का जो है वो ग्रो करे। तो वो अपनी ग्रोथ करने के लिए चीज़ें करते हैं। लेकिन जितने भी मैं कहूँगा एस्पिरेंट हैं, जिनको जॉब की तलाश है, तो वो मजबूरी में आकर क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम यहाँ से नहीं करेंगे तो हमारा ये छूट सकता है, कोर्स ले लेते हैं। लेकिन एट द एंड जब पेपर करके आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे इस कोर्स की तो ज़रूरत थी ही नहीं। आप बेकार के लिए कोर्स के पीछे मत भागो। सीबीएसई ने पेपर बनाया, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं बना रखा, तो आपका मेन फ़ोकस क्या होना चाहिए कि आप सीबीएसई का जो रेफ़रेंस है, रिसोर्स मटेरियल है, उसको यूज़ करें और अपनी प्रिपरेशन को क्या करें, बूस्ट करें और एक अनदर लेवल पर लेकर जाएँ। तो थैंक यू एवरीवन।